हेलो माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ 9th स्टैंडर्ड इंग्लिश मीडियम, कैसे हो आप लोग। वंस अगेन वेलकम बैक टू माय ऑनलाइन क्लास ऑफ सोशल साइंस एंड इन दैट चैप्टर नंबर 16 क्लाइमेट, जो कि हमारा ऑनगोइंग चैप्टर है, उसको हम अब आगे पढ़ेंगे। ठीक है, और उसमें इस लेक्चर में हमें बात करनी है पेज नंबर 125 के ऊपर जो टॉपिक है वार्म वेदर सीजन, समर, ग्रीष्म सीजन, जो कि मार्च से मई के महीने में चलता है। ठीक है, बहुत ही जोरदार गर्मी का सीजन, उसकी हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं। ठीक है, सो बेसिकली आप लोग जानते ही हो कि मार्च महीने से लेकर मई का महीना जो है वो जनरली एक एक्सट्रीम हॉट सीजन वाला जो एक दौर है वो माना जाता है। ठीक है, तो उसी का बारे में ये पैराग्राफ है। इन इंडिया The warm and dry season between March to May is called summer. इसी सीजन को हम समर के नाम से जानते हैं। ठीक है, और मार्च से मई के महीने में चलता है। आपको पता ही है कि उस वक्त गर्मी बहुत होती है, एनुअल एग्जाम्स हमारी आती है। एनुअल एग्जाम खत्म हो जाने के बाद हमें स्कूलों में, कॉलेजेस में वैकेशन भी मिलता है। तो वैकेशन होने का रीजन भी वही है कि बहुत ज्यादा गर्मी होती है, इसलिए। ठीक है, पानी की भी कई जगह पे कमी हो जाती है। ठीक है, ड्यूरिंग दिस पीरियड द सन रेज फॉल वर्टिकली, शिफ्टिंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ ग्रेजुअली एंड द लैंड मास बिकम्स वार्मर। अब ज्योग्राफिकल वे में अगर देखा जाए तो सूर्य की किरणें उस वक्त सीधी पड़ती है हमारे एरिया में। ठीक है, और इसलिए जो अर्थ की जो सतह है, जो सरफेस है, वो गर्म हो जाता है एकदम, और इसलिए टेम्परेचर एकदम हाई हो जाता है। Temperature increases continuously. The month of March is hottest month in southern India. अगर साउथ इंडिया की बात करें, जो कि पेनिनसुलर रीजन है, वहां पे मार्च का महीना सबसे हॉट माना जाता है। सबसे ज्यादा गर्मी होती है मार्च के महीने में। टेम्परेचर एक्सीड्स 40 डिग्री सेल्सियस एट मैनी प्लेसेस। काफी सारी जगह ऐसी है जहां पे 40 डिग्री या तो उससे भी ज्यादा टेम्परेचर पहुंच जाता है। At some places, अच्छा हाँ, okay, central and northwest India experience maximum temperature during April and May. हम साउथ इंडिया की बात कर रहे थे, लेकिन सेंट्रल इंडिया की अगर हम बात करें, अगर नॉर्थ वेस्ट इंडिया की भी बात करें, तो अप्रैल और मई के महीने में सबसे ज्यादा गर्मी होती है। ठीक है, मार्च में धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाती है, और आखिरकार अप्रैल और मई के महीने में वेस्ट पार्ट में या तो सेंट्रल पार्ट में गर्मी एकदम जोरदार बढ़ जाती है। एट सम प्लेसेस द टेम्परेचर रीचेस अराउंड 45 डिग्री सेल्सियस टू 50 डिग्री सेल्सियस। ये एक वेल नोन फैक्ट है, आप लोग जानते ही होंगे कि काफी सारी जगहें ऐसी है जहां से 45 से 50 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर पहुंच जाता है। Thus, entire nation experiences very high temperature during summer. लगभग पूरे देश में जोरदार गर्मी का हमें एहसास होता है। Due to the altitude of peninsula and the plateau, the summer in South India is little bit mild. Okay, साउथ में भी जोरदार गर्मी तो होती ही है, डेफिनेटली होती है, लेकिन पेनिनसुलर रीजन है वो, और ज्यादा करके एरियाज जो है वो सी बीच से करीब है, इसलिए वहां का समर थोड़ा सा माइल्ड रहता है। थोड़ा सा, मैं क्या कहूंगा, हालांकि गर्मी तो बहुत होती है फिर भी, लेकिन कंपैरेटिवली सेंट्रल इंडिया या तो नॉर्थ इंडिया के मुकाबले साउथ इंडिया का समर थोड़ा सा माइल्ड रहता है। ठीक है, कंपेयर टू नॉर्थ इंडिया द टेम्परेचर हियर रिमेन्स लो। यहां पे कंपैरिजन किया गया है कि नॉर्थ इंडिया के मुकाबले टेम्परेचर थोड़ा सा साउथ इंडिया में लो रहता है। While the temperature in Delhi and Allahabad is 34 degree Celsius, it is around 30 degree Celsius at Madurai. थोड़ा सा 3-4 डिग्री का फर्क रहता है कि मान लो कि दिल्ली इलाहाबाद का जो टेम्परेचर है वो कुछ 35 डिग्री के आसपास रहता है, तो साउथ इंडिया के मदुराई, चेन्नई वगैरह वहां पे 30 डिग्री के आसपास रहता है। ठीक है, 27 डिग्री सेल्सियस एट बेंगलुरु। ठीक है, and the physical features of sea seem to have been dominating effect on the temperature of south. ठीक है, यानी कि समंदर का जो माहौल है वो एक डोमिनेटिंग फैक्टर उभर के आता है। ठीक है, हम
प्रीवियस लेक्चर में भी ये बात की चर्चा कर चुके हैं कि पेनिनसुलर रीजन जो है साउथ इंडिया का, वहां पे ज्यादा करके सारे एरिया जो है वो समंदर से करीब है और इसलिए वहां पे मॉडरेट क्लाइमेट का एहसास होता है। विंटर भी एक्सट्रीम नहीं होता है वहां पे और समर सीजन भी एकदम एक्सट्रीम नहीं होता है, मॉडरेट लेवल का क्लाइमेट होता है। सो दैट सी फीचर प्लेज अ वेरी वाइटल रोल इन डिसाइडिंग द क्लाइमेट ऑफ साउथ इंडिया। ओके, थिंग्स टू नो में येलो बॉक्स में हमें नॉर्वेस्टर और लू के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, जो कि आपको सेल्फ स्टडी के जरिए आपको पढ़ लेना है। ठीक है, कि बेसिकली नॉर्वेस्टर या फिर लू क्या होता है। बाद में अगर आपको नहीं समझ में आता है तो डेफिनेटली आप मुझे पूछ सकते हो, लेकिन उसके बाद का जो है पैराग्राफ वहां पे हम आगे बढ़ेंगे। ड्यूरिंग द सीजन ट्रॉपिकल साइक्लोन्स डेवलप ओवर बे ऑफ बंगाल एंड ओवर अरेबियन सी, एडवांस टुवर्ड्स कोस्टल एरिया एंड कॉज डेवास्टेटिंग इफेक्ट्स ओवर कोस्टल रीजन। जो समंदर के एरिया है अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल, वहां पे ट्रॉपिकल साइक्लोन की परिस्थिति भी पैदा होती है। ठीक है, यानी से जोरों से जिसको बोल सकते हैं कि हवा का तूफान आने की संभावना कई बार कोस्टल रीजन में रहती है, कई बार बारिश भी हो जाती है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द कंट्री एक्सपीरियंसेस हॉट एंड ड्राई वेदर ड्यूरिंग समर। इसको छोड़ के, ये बहुत ही रेयर फिनोमिनन है, लेकिन इसको छोड़ के एकदम ड्राई वेदर रहता है समर सीजन और बहुत गर्मी महसूस होती है पूरे देश में। मोस्ट ऑफ द प्लेसेस डू नॉट रिसीव एनी रेन इन दिस रीजन। बारिश वैसे नहीं होती है, लेकिन कुछ जगहों पे समटाइम्स मलाबार कोस्ट गेट्स सम रेन व्हिच हेल्प्स द मैंगो क्रॉप। मलाबार कोस्ट यानी कि साउथ में गोवा और कर्नाटका का जो रीजन है, एक छोटा सा बेल्ट वहां पे पड़ता है। ठीक है, वहां पे थोड़ी सी बारिश हो जाती है, जिसकी वजह से वहां का जो मैंगो क्रॉप है, मैंगो ट्रीज वगैरह, उसको ग्रो करने में थोड़ा सा हेल्प मिल जाती है। और इस बारिश को एक नाम दिया गया है, इट इज नोन एज आम्रवृष्टि। ओके, आम्र यानी के आम, मैंगो, और वृष्टि यानी के बारिश। ठीक है, तो ऐसी जो मैंगो सीजन, जो समर सीजन में होने वाली बारिश है, मलाबार कोस्ट में होती है वो। ठीक है, उसी को आम्रवृष्टि कहा जाता है। आपको याद रखना है ये चीज। एंड इट इज यूजफुल टू मैंगो एंड कॉफी क्रॉप्स। वहां पे कर्नाटका रीजन में या तो मलाबार कोस्ट में कॉफी का प्लांटेशन क्रॉप्स भी बहुत होता है, तो उसको भी ये काफी हेल्पफुल रहता है। आपको याद रखना है कि कॉफी के क्रॉप को भी काफी पानी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये आम्रवृष्टि वाली बारिश उसमें हेल्पफुल रहती है, जहां से कॉफी का क्रॉप जो है वो बढ़ सकता है। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी मोर अबाउट द एडवांसिंग मॉनसून, दैट इज रेनी सीजन, जून टू सितंबर। ओके, एडवांसिंग मॉनसून यानी कि समर सीजन के इमीडिएटली बाद में आने वाला ये सीजन है। हमने अभी अभी पढ़ा कि मार्च अप्रैल में ये 3 महीने जोरदार समर सीजन चलता है, आपको ऑलरेडी ये पता ही है। ठीक है, लेकिन उसके बाद जो होता है वो भी आपको पता ही होगा कि जून से लेकर सितंबर, यानी कि जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, इसको हम ज्योग्राफी की लैंग्वेज में एडवांसिंग मॉनसून सीजन कह सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है। आइए पढ़ते हैं। India is an agrarian country and so the rainy season is very important season for India। तो ये डिटेल में पढ़ने का रीजन यही है कि हमारा देश एक एग्रेरियन नेशन है। एग्रेरियन कंट्री यानी कि वैसा देश जो एग्रीकल्चर के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, और इसलिए हमारी देश की इकोनॉमी के लिए मॉनसून सीजन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट सीजन माना जाता है। About 80% of the rainfall of the country is received between June to September। देश भर में होने वाली जितनी भी बारिश है उसका 80% बारिश जून से सितंबर में ही हमें मिल जाती है। ठीक है, बाकी का जो 20% का रेशियो रहता है वो ऑफ सीजन या तो ये महीनों के अलावा दूसरे महीनों में बारिश होती है, लेकिन अदरवाइज 80% बारिश जो है वो जून टू सितंबर हमें मिलती है।
इंडियन फार्मर इज बिजी इन फार्मिंग फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द रेनी सीजन। हमारे जो फार्मर्स हैं, इंडिया के फार्मर्स, वो रेनी सीजन के शुरुआत से ही जो बीज जो है अपने खेतों में उगाने की शुरुआत कर देते हैं। ठीक है, और जनरली तो ऐसा होता है कि जून के महीने में पहली बारिश होती है तो तुरंत वो बीज उगाने का काम अपने खेतों में शुरू कर देते हैं। साउथ वेस्ट मॉनसून winds are responsible for the rain in this season and the humid and cloudy weather। अब ये बारिश होने का ज्योग्राफिकल रीजन क्या है? तो ज्योग्राफिकल रीजन ऑब्वियसली जो विंड का डायरेक्शन चेंज होता है उस समय के दौरान, वही है यहाँ पे लिखा है। मैं वापस पढ़ रहा हूँ आपको पेज नंबर 125 का लास्ट लाइन, साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स। ओके, साउथ से वेस्ट की ओर आगे बढ़ने वाला जो मॉनसून विंड है अपने साथ बहुत सारा मॉइस्चर खींच के लाता है, क्योंकि वो समंदर के एरिया के ऊपर से आने वाली हवाएं हैं। ठीक है, सो दैट विंड इज द मेन रिस्पॉन्सिबल फैक्टर। ओके, और ह्यूमिड और क्लाउडी वेदर जो है वो बनता है धीरे धीरे जून के महीने से, एंड दिस इज व्हाई दिस इज आल्सो नोन एज द सीजन ऑफ साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स। मॉनसून सीजन को ज्योग्राफी की अलग लैंग्वेज में साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स भी कह सकते हैं हम। ठीक है, ऑलमोस्ट एंटायर इंडिया गेट्स रेनफॉल ड्यू टू दीज विंड्स। ये हवाओं की वजह से लगभग पूरे भारत देश में बारिश होती है। ओके, by the end of May a low pressure develops due to high temperature over India and Central Asia। ठीक है, यानी कि मई महीने की जब मई महीना खत्म हो जाता है उस वक्त ऑलरेडी लो प्रेशर ठीक है पैदा हो जाता है इंडिया और सेंट्रल एशिया, और ये लो प्रेशर पैदा होने की वजह है हाई टेम्परेचर। टेम्परेचर हाई होता है तो ऑब्वियसली वहां पे हवा का दबाव बढ़ता है। ठीक है, लो प्रेशर वहां पे एक वैक्यूम जैसी पोजीशन हो जाती है। ठीक है, और इसलिए नीचे से यानी कि साउथ से आने वाली हवा जो है वो लाइक उस एरिया में आगे बढ़ जाती है, और वो जो वैक्यूम है वो खाली जगह है उसको भरने की कोशिश करती है। अब जाहिर सी बात है कि ये आगे बढ़ने वाली हवा जो है वो साउथ से आती है, इंडियन ओशन से आती है, अपने साथ क्लाउड्स को लेकर आती है। ठीक है, जिसकी वजह से बारिश होती है। एट दिस टाइम इंडियन ओशन इन द साउथ डेवलप्स हाई प्रेशर। उसी वक्त इंडियन ओशन की जो मैं अभी तक बात कर रहा था आपको, ठीक है, वहां पे हाई प्रेशर की सिचुएशन पैदा हो जाती है। ओके, सेंट्रल इंडिया में लो प्रेशर बना हुआ है और नीचे साउथ में हाई प्रेशर बना हुआ है, तो हाई प्रेशर का जो एरिया है वहां से विंड जो है वो सेंट्रल इंडिया की ओर आगे बढ़ते हैं। सो विंड्स ब्लो टुवर्ड्स नॉर्दर्न लो प्रेशर पॉकेट्स। ये एरिया का नाम है कि नॉर्दर्न लो प्रेशर पॉकेट्स, यानी कि इंडिया का सेंट्रल पार्ट अगर आप मैप में ठीक से देखोगे, ठीक है, तो बराबर बीच का जो एरिया है या तो फिर नॉर्दर्न एरिया है वहां पे, क्योंकि वहां पे लो प्रेशर है, नीचे हाई प्रेशर है, इसलिए हाई प्रेशर वाली जो एरिया है वहां से बहने वाली हवा जो है वो ऊपर की ओर आगे बढ़ती है सेंट्रल इंडिया और नॉर्दर्न इंडिया की ओर। ठीक है, द समर मॉनसून विंड्स ब्लो फ्रॉम द ओशन टुवर्ड्स इंडिया। इस तरह से समंदर से होकर इंडिया की ओर समर मॉनसून विंड्स जो है वो आगे बढ़ता है। दीज विंड्स आर मॉइस्चर लेन, दे ब्रिंग रेन। इसमें बहुत सारा भारी मात्रा में मॉइस्चर होता है, इसलिए हमें बारिश मिलती है। ठीक है, अब इसमें एक चीज है कि ये जो मॉइस्चर लेडन विंड्स हैं उसके दो क्लासिफिकेशन है। ड्यू टू द पेनिनसुलर शेप ऑफ साउथ इंडिया, द साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। साउथ वेस्ट मॉनसून जो है उसके दो हिस्से पड़ते हैं। इंडिया का जो नीचे का साउथ का जो है वो पेनिनसुलर शेप है, उसकी वजह से मॉनसून विंड्स को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। पहला हिस्सा है अरेबियन सी करंट और दूसरा है बे ऑफ बंगाल करंट। ये दो हिस्से होने का रीजन दूसरा ये भी है कि पेनिनसुलर रीजन जो है उसके
एक तरफ यानी कि वेस्टर्न कोस्ट की ओर अरेबियन सी है और ईस्टर्न कोस्ट की ओर बे ऑफ बंगाल है। ठीक है, इसलिए दो हिस्सों में क्लासिफाई उसको किया गया है कि अरेबियन सी करंट और बे ऑफ बंगाल करंट। ओके, तो वन बाय वन हम दोनों को पढ़ेंगे। मॉनसून विंड्स एडवांसिंग फ्रॉम अरेबियन सी करंट। सबसे पहले अरेबियन सी करंट के बारे में हम जानकारी लेंगे। जनरली द मॉनसून इन इंडिया स्टार्ट्स इन द बिगिनिंग ऑफ जून एट केरला इन साउथ इंडिया। यह भी एक जनरल फैक्ट है, जनरल इंफॉर्मेशन है, आपको पता ही होगा कि केरला से हमारे जो कि साउथ इंडिया का एक स्टेट है, वहां से मॉनसून सीजन की शुरुआत होती है। वेस्टर्न घाट ऑब्स्ट्रक्ट साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स कमिंग फ्रॉम ओवर अरेबियन सी। ठीक है, अरेबियन सी से आगे बढ़ने वाली जो मॉइस्चर लेडन विंड्स हैं उसको वेस्टर्न घाट ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं यानी कि रोक लेते हैं। ठीक है, वेस्टर्न घाट्स एक माउंटेनियस रीजन है, वो मॉइस्चर लेडन विंड्स को रोक लेते हैं। सो द एंटायर कोस्ट ऑन वेस्टर्न स्लोप्स ऑफ घाट रिसीव्स हैवी रेन। क्योंकि क्लाउड्स वहां पे रुक जाते हैं, इसलिए वेस्टर्न घाट के इस ओर जहां से क्लाउड आगे बढ़ रहे हैं वो वहां पे रुक जाते हैं, इसलिए वहां पे बहुत ज्यादा भारी बारिश होती है। ठीक है, वेस्टर्न घाट के उस तरफ ज्यादा बारिश नहीं होती है क्योंकि क्लाउड्स को ऑलरेडी रोक दिया गया है, वो अटक गए हैं। ठीक है, when these winds cross western ghats and reach the peninsular plateau, most of its moisture is reduced somehow। ठीक है, वैसे तो हमने देखा कि मॉइस्चर लेडन विंड्स जो है वो वेस्टर्न घाट्स की वजह से रुक जाती है, लेकिन जो क्रॉस होने में थोड़ा बहुत विंड सफल होता है वो थोड़ा बहुत मॉइस्चर आगे ले जाता है। ठीक है, जो कि कम होता है, इतना ज्यादा नहीं होता है। ओके, लेकिन ज्यादा करके मॉइस्चर जो है वो तब तक तो रिड्यूस हो जाता है। Hence, this leeward region gets less rain। ऐसे लीवर्ड रीजन यानी कि वेस्टर्न घाट के दूसरे तरफ वाला जो एरिया है उसको लीवर्ड रीजन कहा जाता है, जहां पे मॉइस्चर ऑलरेडी खत्म हो चुका है और बारिश भी वहां पे फिर कम होती है। और इसीलिए यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है कि मुंबई गेट्स more rain 200 centimeter while Pune which is little farther gets about 75 centimeter rain। मुंबई और पुणे ज्योग्राफिकली इतना ज्यादा अंतर नहीं है दो शहरों के बीच में, लेकिन मुंबई वेस्टर्न घाट के इस तरफ है, ठीक है, और पुणे वेस्टर्न घाट के उस तरफ है, इसलिए इस तरफ वाला एरिया यानी कि मुंबई, वहां पे बहुत ज्यादा बारिश होती है। सालाना 200 सेंटीमीटर की रेन होती है वहां पे, जबकि पुणे वहां से थोड़ा सा दूर है तो भी ड्रास्टिक चेंज है रेन की अमाउंट में। वहां पे सिर्फ 75 सेंटीमीटर का रेन होता है। ठीक है, इतना फर्क हो जाता है वेस्टर्न घाट्स की वजह से। रेन डिक्रीजेस नॉर्थवर्ड्स फ्रॉम केरला टू कर्नाटका। धीरे धीरे जैसे स्टेट वाइज मॉनसून विंड्स आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे रेन डिक्रीज हो जाता है। केरला से फिर आगे कर्नाटका की ओर, फिर गोवा, फिर महाराष्ट्र और फिर गुजरात की भी बारी आती है। ठीक है, वन ब्रांच ऑफ दिस करंट एंटर्स मध्य प्रदेश। ठीक है, ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ एक ही डायरेक्शन में हवा आगे बढ़ती है, एक छोटी सी ब्रांच मध्य प्रदेश की ओर भी थोड़ा सा डाइवर्ट होकर आगे बढ़ती है, तो थोड़ी बहुत वहां पे भी बारिश होती है। जो नर्मदा वैली का एरिया है उसकी मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। दिस करंट फर्दर मर्जेस विद द विंड्स कमिंग फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल। ठीक है, ये करंट यानी कि मध्य प्रदेश की ओर आगे बढ़ने वाली ब्रांच जो है वो आगे जाके बे ऑफ बंगाल से आने वाली एक दूसरी ब्रांच है उसके साथ भी वो मिक्सअप हो जाता है, और ये दोनों का मिला जुला असर जो है वो सेंट्रल इंडिया और नॉर्थ इंडिया के एरियाज में बारिश गिराने के लिए कारणभूत बनता है। ठीक है, वन ब्रांच ऑफ दिस अरेबियन करंट passes over गुजरात, सौराष्ट्र एंड कच्छ एंड एडवांसेस टुवर्ड्स राजस्थान। ठीक है, यहाँ पे गुजरात का भी असर दिखाया गया है कि लाइक एक ब्रांच जो है गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ और लाइक राजस्थान की ओर भी आगे बढ़ता है, तो ये हमारे स्टेट में भी बारिश का हमें अनुभव होता है। ठीक है, देयर आर नो हाई माउंटेन्स और डेंस फॉरेस्ट इन गुजरात, so there is less possibility of the condensation of the moisture in these winds।
ओके, हमारे गुजरात में बहुत बड़े बड़े माउंटेन्स या तो फिर फॉरेस्ट एरिया इतना ज्यादा नहीं है, ठीक है, इसलिए मॉइस्चर का कंडेंसेशन नहीं होता है। कई बार बारिश इसकी वजह से कम होती है, ठीक है। आफ्टर गिविंग रेन इन गुजरात, व्हेन दीज विंड्स एंटर राजस्थान, दे कंटेन लेस मॉइस्चर। ओके, गुजरात से आगे बढ़ते हुए राजस्थान की ओर जब ये आगे हवा आगे बढ़ती है तो मॉइस्चर और भी कम हो जाता है, और इसलिए कंपैरेटिवली गुजरात के मुकाबले राजस्थान में बारिश कम होती है, ठीक है। डेजर्ट्स गेट इवन लेस देन 10 सेंटीमीटर रेनफॉल। राजस्थान का एरिया जो है वो जनरली एक डेजर्ट रीजन है, आप लोग जानते ही हो इस बात को, और इसलिए वहां पे लगभग बहुत ही कम यानी कि 10 सेंटीमीटर जितनी बारिश होती है। हालांकि ये क्राइटेरिया भी आजकल चेंज होने लगा है, आपको शायद पता ही होगा अगर आप न्यूज़पेपर रेगुलरली पढ़ते हो तो, कि राजस्थान में भी इवन अच्छी खासी मात्रा में बारिश आजकल होती है। कोई कह नहीं सकते, हर मॉनसून सीजन में क्राइटेरिया थोड़ा सा चेंज हो जाता है। ग्लोबल वार्मिंग का भी असर है, लेकिन ये एक एवरेज क्लाइमेटिक कंडीशन की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, जिसकी वजह से गुजरात तक आते आते बारिश लगभग बहुत ही कम एकदम रिड्यूस हो जाती है, और जो थोड़ा बहुत हिस्सा बचता है मॉइस्चर का, ठीक है, वो आगे बढ़ता है राजस्थान की ओर, और उससे थोड़ा सा एनुअली लगभग 10 सेंटीमीटर जितनी बारिश होती है डेजर्ट रीजन, ठीक है। अब दूसरे ब्रांच की हम बात करेंगे मॉनसून विंड का, ठीक है, जिसको कहेंगे मॉनसून विंड्स एडवांसिंग फ्रॉम बे ऑफ बंगाल। हमने अभी तक देखा मॉनसून विंड्स एडवांसिंग फ्रॉम अरेबियन सी, अब हम देखेंगे बे ऑफ बंगाल, जो कि एक दूसरा डायरेक्शन है, ठीक है। ईस्टर्न डायरेक्शन से जो मॉनसून विंड की जो हवाएं जो आगे बढ़ती है, वो कौन कौन से स्टेट के ऊपर उसका असर होता है वो हम देखेंगे। अब सेकेंड ब्रांच ऑफ साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स फर्स्ट एंटर्स वेस्ट बंगाल एंड देन रीचेस अप टू मेघालय, ठीक है। साउथ वेस्ट मॉनसून, साउथ ईस्ट मॉनसून एक्चुअली, नॉट वेस्ट, ओके, एक्चुअली वेस्ट बंगाल वो स्टेट का नाम है, लेकिन साउथ वेस्ट मॉनसून इसको हम कह सकते हैं। तो वो वेस्ट बंगाल में एंटर होके ईस्ट के जो छोटे छोटे स्टेट्स हैं, मेघालय है, नागालैंड है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, वहां पे बारिश गिरना शुरू हो जाती है। These winds contain maximum moisture, which give heavy rain in Meghalaya. The slopes of Khasi, Garo, Jaintia hills receive heavy rainfall. ये वहां के एरियाज के नाम है, तो वहां पे भी बहुत जोरदार बारिश होती है। Winds here deflect and blow from southeast. ओके, साउथ ईस्ट से बहने वाली ये हवा है, ठीक है। तो वहां पे जरूरी नहीं है कि एक ही डायरेक्शन में वो हवा आगे बढ़ती है, डिफ्लेक्शन भी होता है, इसलिए अपना डायरेक्शन कई बार वो चेंज भी कर देती है। और इस तरफ के जो राज्य हैं जैसे कि बिहार है, झारखंड है, उत्तर प्रदेश है, ठीक है, वहां पे भी बारिश होती रहती है। यहाँ पे नाम लिखे ही हैं, दे क्रॉस ओवर वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, वहां तक ये हवा का असर पहुंच जाता है। Their moisture content decreases, so the regions which first fall in its way get more rainfall and gradually the last region gets less rainfall. ये लॉजिकल फैक्ट है कि शुरुआत के दौर में मॉइस्चर लेवल जो हवाएं हैं उसमें मॉइस्चर बहुत भारी मात्रा में होता है, इसलिए बंगाल वगैरह, बिहार, झारखंड वगैरह वहां पे बहुत ज्यादा बारिश होती है। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ती है ये हवाएं, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, वहां तक मॉइस्चर उसका एकदम कम हो जाता है और बारिश भी इसलिए वहां पे एकदम कम होती है। Further, both these currents coming from Arabian Sea and Bay of Bengal merge, giving good amount of rain in northern Himalayan region. ठीक है, दूसरी बात यह है कि अरेबियन सी करंट और ये बे ऑफ बंगाल करंट कहीं पे जाके उनकी ब्रांचेस जो है वो कहीं पे मिलती भी है नॉर्थ इंडिया में, इसलिए नॉर्थ इंडिया में अरेबियन सी करंट और बे ऑफ बंगाल करंट का जो मिला जुला असर होता है उसकी वजह से बारिश होती है, ओके। और नॉर्दर्न हिमालयन रीजन में कई जगह पे स्नोफॉल भी होता है,
क्योंकि वहां पे ठंड का माहौल होता है। और मानसून सीजन में अगर बारिश का एटमॉस्फेयर बनता है तो वो वहां पे बारिश की जगह पे स्नोफॉल भी होता है। ओके, along with the monsoon winds, cyclones originate over the Bay of Bengal। ठीक है, मानसून के साथ साथ साइक्लोन का बहुत ही भयानक पोजीशन भी पैदा हो जाता है। ओके, ड्यू टू दिस मानसून बिकम्स मोर एक्टिव इन सम एरियाज। कुछ एरियाज ऐसे जो है जो मानसून सीजन में उसका बारिश का असर कुछ ज्यादा ही देखने को मिलता है। ड्यूरिंग मानसून सीजन an average of 5 to 6 cyclones pass through India and help in bringing rainfall। ठीक है, मानसून सीजन की वजह से 5 या 6 ऐसे ओकेजन्स बनते हैं जिसकी वजह से साइक्लोन्स आते हैं। ठीक है, और साइक्लोन की वजह से भी रेनफॉल की मात्रा बढ़ जाती है। इंडिया रिसीव्स रेनफॉल थ्रू मानसून विंड्स, बट these winds do not blow throughout the year and from the same direction। मानसून विंड्स की वजह से बारिश जरूर मिलती है हमें, लेकिन उसका फ्लो सेम जैसा नहीं होता है और सेम डायरेक्शन से हमेशा ये हवाएं नहीं बहती है। कई बार इसमें भी इरेगुलरिटी देखने को मिलती है। द ऑनसेट ऑफ दीज विंड्स इज ऑल्सो इरेग्युलर। ठीक है, ये विंड्स का जो कोर्स है वो भी इरेग्युलर है। द फिनोमेना ऑफ रेन ब्रेक इज एसोसिएटेड विद मानसून विंड्स। वैसे तो मानसून के सीजन में हमें बारिश मिलनी चाहिए, लगातार मिलनी चाहिए, लेकिन मानसून विंड्स की इरेगुलरिटी की वजह से हमें मानसून या तो रेन ब्रेक का भी सामना करना पड़ता है। आपने कई बार देखा होगा कि मानसून सीजन में अचानक से 15-20 दिनों का टाइम या तो 1 महीने का टाइम ऐसा आ जाता है जहां पे बिल्कुल बारिश नहीं होती है। सो दैट पर्टिकुलर पीरियड इज नोन एज रेन ब्रेक। ओके, द मानसून रेन फॉल्स फॉर मेनी डेज, but there are few rainless days and again it is followed by a spell of rain। काफी सारे दिन ऐसे होते हैं जहां पे रेनलेस बिना बारिश के दिन होते हैं और अचानक से फिर बारिश एकदम से शुरू हो जाती है। तो ऐसा इरेगुलरिटी रहता है। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड रेन ब्रेक। देयर इज आल्सो वेरिएशन इन द फिजिकल फीचर्स। हमारे देश के फिजिकल फीचर में भी काफी कुछ वेरिएशन है। All these factors affect the distribution of rainfall। ठीक है, बारिश को जितना डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो सही ढंग से नहीं हो पाता है फिजिकल फीचर्स की वजह से। कहीं पे बहुत ज्यादा बारिश होती है, कहीं पे बहुत कम बारिश होती है, कहीं पे मीडियम होती है और कहीं पे बिल्कुल बारिश नहीं होती है। ऐसे हर एक जगह, हर एक टाइप की जगह यहाँ इंडिया में देखने को मिलती है हमें। These factors have made the amount and the distribution of rainfall unequal in India। ठीक है, इंडिया में रेनफॉल का जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वो एकदम जनरली अनइक्वल देखने को मिलता है। यहाँ पे एग्जाम्पल से दिया गया है कि आसाम एंड मेघालय रिसीव्स वेरी हैवी रेनफॉल, whereas the desert in Rajasthan and Leh in Kashmir receives insignificant rain। ठीक है, असम और मेघालय की अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा बारिश होती है, हालांकि लेह और राजस्थान या तो कश्मीर की अगर हम बात करें, ठीक है, तो वहां पे बहुत ही कम बारिश होती है। तो एक ही देश का होने के बावजूद इस तरह से दो अलग अलग हमें वेरिएशन एरिया के देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया मानसून विंड्स एडवांसिंग फ्रॉम बे ऑफ बंगाल। ओके, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून विंड्स, दैट इज अक्टूबर नवंबर, जहां पे बारिश धीरे धीरे कम हो रही है और बंद हो रही है, इसलिए उसको नाम दिया गया है सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून। अक्टूबर एंड नवंबर, ये 2 महीनों का ये टाइम है। Duration between October and November is better known as retreating monsoon। Okay, the vertical sun rays gradually shift southwards and create low pressure over Indian Ocean south। ठीक है, इंडियन ओशन जो मानसून सीजन में जहां पे हाई प्रेशर बनता है वहां पे अब अक्टूबर नवंबर के महीने में लो प्रेशर बन जाता है। ठीक है, और जो सन रेज का जो पैटर्न है वो भी चेंज हो जाता है, वो स्लैंटिंग गिरने लगते हैं, अब सीधे नहीं पड़ते हैं। ओके, हाई प्रेशर डेवलप्स ग्रेजुअली ओवर नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में हाई प्रेशर डेवलप होता है,
यानी कि पहले के मुकाबले टोटली उल्टा सिस्टम हो जाता है. Okay. By the end of September, a fresh pressure system develops over Arabian Sea and Bay of Bengal, which weakens the monsoon winds, which have already reached the interior part of India. ठीक है, सितंबर के महीने तक मानसून सीजन कमजोर हो जाता है और बाय दैट टाइम तो लगभग सारे एरिया में मानसून जो है वो उसका असर दिखा चुका होता है. लेकिन सितंबर में क्योंकि ये ज्योग्राफिकल सिचुएशन चेंज होने की वजह से सारे एरिया में मानसून का असर जो है वो एकदम वीक हो जाता है. ओके, व्हेन द प्रेशर कंडीशन चेंज आफ्टरवर्ड्स, दिस विंड स्टार्ट फ्लोइंग बैक टुवर्ड्स द सी ड्यूरिंग अक्टूबर नवंबर. जो विंड्स है जिस डायरेक्शन से आगे बढ़ रहे थे जून टू सितंबर के महीने तक, वो अब रिट्रीट कर रहे हैं, यानी कि यू टर्न मार के वो वापस जा रहे हैं. ठीक है, और इसीलिए ये रिट्रीटिंग मानसून सीजन नाम दिया गया है अक्टूबर नवंबर वाले महीने को. सो दिस पीरियड इज कॉल्ड द सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून. एट दिस टाइम द सीजन ऑफ ड्राई एंड कूल विंड स्टार्ट्स इंस्टेड ऑफ हॉट समर. ठीक है, गर्मी का माहौल धीरे धीरे कमजोर हो जाता है. अक्टूबर नवंबर की अगर हम बात कर रहे हैं तो धीरे धीरे विंटर सीजन स्टार्ट हो जाता है और आसमान एकदम साफ सुथरा हो जाता है, ठंडी हवा बहने लगती है और ऐसा लगता है कि अब आने वाले दिनों में विंटर सीजन का एहसास हमें होगा. क्लियर स्काई एंड इंक्रीजिंग टेम्परेचर आर मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिट्रीटिंग मानसून विंड्स. Soil contains moisture, daytime temperature increases, night is cool and pleasant. Okay, moisture की मात्रा कम हो जाती है, ड्राई एटमॉस्फेयर हो जाता है, रात को धीरे धीरे रात को और सुबह को ठंड का हमें एहसास होता है. ठीक है, डे टाइम वेदर इज वेरी परप्लेक्सिंग ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी. ओके, डे टाइम का टेम्परेचर जो है वो बहुत ही एक सुहाना होता है, बहुत ज्यादा हमें गर्मी नहीं लगती है, बारिश भी नहीं हो रही है, ड्राई एटमॉस्फेयर है और एक बहुत ही प्लेजेंट एटमॉस्फेयर होता है. द सिचुएशन इज नोन एज अक्टूबर हीट और इसी सिचुएशन को गुजराती में भादरवी ताप भी बोलते हैं, क्योंकि भादरवो मंथ जो है वो गुजराती महीना वो भी उसी समय के दौरान आता है, इसलिए भादरवी ताप भी कह सकते हैं इसको. ओके, अब इस लेसन का आखिरी टॉपिक है क्लाइमेट एंड ह्यूमन लाइफ. ओके, हमारा जो जीवन है उसके ऊपर क्लाइमेट का क्या असर पड़ता है, एक जनरल टॉपिक है ये एक्चुअली, उसको हम पढ़ लेंगे. अब क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज ऑफ मॉनसूनल टाइप, irregularity and uncertainty are its characteristic, which have a profound impact on climate and the food, lifestyle, nature of people and agriculture. क्लाइमेट का हमारे जीवन पे बहुत असर पड़ता है, हमारा खाना पीना, हमारी लाइफस्टाइल, हमारा हम जो कपड़े वपड़े पहनते हैं उसके ऊपर क्लाइमेट का सीधा असर पड़ता है. Besides being an agrarian country, India is under the total control of monsoon climate. एग्रेरियन कंट्री तो है ही, लेकिन हमारा क्लाइमेट मॉनसून क्लाइमेट भी है, वो भी हमें याद रखना चाहिए. सो द इम्पैक्ट ऑफ ऑल द अनसर्टेनिटीज ऑफ दीज मॉनसून विंड्स इज सीन ऑन द एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन लाइफ इन इंडिया. ठीक है, हमारे जीवन पे इसका सीधा असर हमें देखने को मिलता है और क्या क्या असर है, ठीक है, वो एक लास्ट पैराग्राफ में हमें देखने को मिलता है. ड्यू टू द हाई टेम्परेचर ड्यूरिंग मोस्ट ऑफ द ईयर इन इंडिया, a large variety of crops can be cultivated. ठीक है, मानसून में विविधता है, या सॉरी क्लाइमेट में विविधता है, इसलिए हमारे क्रॉप्स में भी काफी सारा वेरिएशन देखने को मिलता है. बट द अनसर्टेनिटी ऑफ रेन हैज रिजल्टेड इनटू अनप्रेडिक्टेबल प्रोडक्शन. ओके, डाइवर्सिटी तो बहुत है क्रॉप्स में, लेकिन प्रोडक्शन जो है वो अनप्रेडिक्टेबल है. हम कह नहीं सकते कि इतना प्रोडक्शन होगा ही होगा, क्योंकि हमारा मानसून जो है वो बहुत ही इरेग्युलर है. Most of the rain falls between June to September. हमने जिस अभी देखा कि जून से सितंबर के महीने के दौरान ही बारिश हमें मिलती है. ठीक है, so where irrigation is not possible, only one crop can be taken depending on the rainfall. जहाँ पे बारिश होती है वहां पे अगर इरिगेशन फैसिलिटी नहीं है तो सिर्फ एक ही क्रॉप लिया जा सकता है. ठीक है, जहां पे इरिगेशन फैसिलिटी है वहां पे 2-3 या तो फिर उससे भी ज्यादा क्रॉप्स लिए जा सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि फैसिलिटी है कि नहीं. ओके, द ऑनसेट एज वेल एज द रेनी सीजन इज अनसर्टेन, सो मेनी अ टाइम्स वाटर इज नॉट अवेलेबल
to crops at proper time. बारिश हो सिर्फ वही जरूरी नहीं है, लेकिन उसका टाइमिंग कैसा है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, तो क्रॉप्स को जब जरूरी चाहिए तब उसको पानी मिलना चाहिए। उस हिसाब से अगर बारिश होती है तो हमारा क्रॉप सक्सेसफुल रहता है, अदरवाइज नहीं रहता है। Okay, this delay causes destruction of seeds and crop production. Sometimes there is a heavy downpour of rain in shorter time. कोई बार ऐसा भी होता है कि बहुत कम समय में बहुत जोरदार बारिश हो जाती है। आपने भी देखा ही होगा कि अचानक से कई बार ऐसी बारिश आती है और 10-15 मिनट में बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है। ठीक है, इसको एक हाई लेवल का इरेगुलरिटी हम कह सकते हैं। दिस ऑल्सो डिस्ट्रॉयज क्रॉप। तो अचानक से ऐसे आने वाली बारिश जो है वो उससे भी क्रॉप्स जो है वो खराब हो सकते हैं। रिवर्स गेट फ्लडेड एंड कॉज सॉइल इरोजन व्हिच इज लॉन्ग टर्म रिड्यूसेस क्रॉप प्रोडक्शन। नदियों में बाढ़ आने लगती है अचानक से भारी बारिश अगर हो जाए तो, और सॉइल इरोजन भी इसकी वजह से होता है। When the rainy season is over, it creates an employment problem for agricultural laborers. जो खेतों में काम करने वाले मजदूर या तो फार्मर्स हैं उनको भी दिक्कत होती है। जैसे मॉनसून सीजन खत्म हो जाती है तो फिर वो लोग क्या करेंगे बाद में, ये उनकी एम्प्लॉयमेंट की एक समस्या पैदा हो जाती है। ठीक है, और इसी चक्कर में फार्मर्स इज नॉट अ ईयर लॉन्ग फार्मिंग इज नॉट अ ईयर लॉन्ग वर्क, सो मैनी एग्रीकल्चरल लेबरर्स माइग्रेट टू सिटीज। काफी फार्मर्स या एग्रीकल्चरल लेबरर्स शहरों में माइग्रेट करने लगते हैं जॉब्स की तलाश में। तो एक अनसर्टेनिटी का माहौल जो है वो बन जाता है। ड्यू टू इरेगुलर रेन, some agro-based industries face problems as they do not get raw material like cotton, sugarcane, tobacco, etc. अब इरेगुलर रेन की वजह से इंडस्ट्रीज को भी नुकसान होता है, क्योंकि कुछ इंडस्ट्री जो है वो एग्रो-बेस्ड रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करती है। कॉटन है फॉर एग्जाम्पल, अगर सही ढंग से बारिश नहीं हुई, ठीक है, तो फिर कॉटन का सप्लाई इंडस्ट्री को मिलेगा नहीं, फिर कपड़े वो लोग गारमेंट्स वगैरह प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। फिर शुगर बनाने का इंडस्ट्री है, उसमें भी वैसा ही है कि सही ढंग से अगर बारिश नहीं हुई, टाइमली मैनर में बारिश नहीं हुई, तो शुगर केन का प्रोडक्शन अच्छा नहीं होगा और इसलिए शुगर इंडस्ट्री को भी इसका डायरेक्टली नुकसान हो सकता है। ठीक है, प्रॉब्लम ऑफ ड्रिंकिंग वाटर ऑल्सो बिकम्स एक्यूट ड्यू टू इरेगुलर रेन। ओके, अगर बारिश कम होती है खास करके तो उसकी वजह से पीने के पानी की समस्या भी पैदा होती है, और खास करके लाइफ इन डेजर्ट और माउंटेनियस रीजन बिकम्स फुल ऑफ हार्डशिप्स। जो पहाड़ी एरिया होते हैं या तो डेजर्ट रीजन होते हैं, वहां पे बहुत ज्यादा पानी का प्रॉब्लम्स होते हैं बारिश नहीं होने की वजह से, which directly affects people's food, clothing and occupation। इसका सीधा असर हमारा खाने पीने, हमारे कपड़े, हमारी लाइफस्टाइल सभी के ऊपर उसका असर पड़ता है। ठीक है, तो ये हुआ क्लाइमेट और ह्यूमन लाइफ के ऊपर जो क्लाइमेट का असर है उसका एक छोटा सा टॉपिक लास्ट वाला, और उसके साथ ये लेसन हमारा खत्म हो जाता है। आपको एक्सरसाइज करना है चैप्टर नंबर 16 का, तो टाइम के हिसाब से आप लोग कर दीजिएगा, लेकिन 2 बार लेसन जरूर पढ़िएगा, उसके बाद ही आपको एक्सरसाइज करना है। ठीक है, in case if any doubt remains afterwards, you can convey your doubts to me. Okay, so thank you very much for your time. Have a great day.